हाँ देखिए, आपको कल हमने वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974 के बारे में चर्चा किया था। आज एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है। वायु प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 है। 1981 जैसा कि आप सभी जानते हैं, जल, वायु, ध्वनि ये सभी मानव जीवन के लिए, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अति आवश्यक है। जैसे भोजन के बिना व्यक्ति कुछ दिन तक जीवित रह सकता है, जल के बिना एक आध सप्ताह तक जीवित रह सकता है, परंतु वायु के बिना कुछ पल भी जीना उसका मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से हम पर्यावरण विधि के अंतर्गत, पर्यावरणीय समस्या के अंतर्गत मानव जीवन में हम वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण जो विधिक परिप्रेक्ष्य में, विधिक क्षेत्र में हम विधि के विद्यार्थी होने के नाते वायु प्रदूषण का मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 जो बना, इस कानून के बनने के पीछे भी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1872 ही था। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 बनने का भी उद्देश्य स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुए थे, उस सम्मेलन में जो 26 बिंदुओं पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा किया गया, उसमें एक महत्वपूर्ण विषय वायु भी था। मानव जीवन के लिए वायु नितांत आवश्यक है। दुनिया के सभी देशों ने वायु प्रदूषण के संबंध में विस्तार से चर्चा किया। सामान्य अर्थों में प्राकृतिक तथा मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न बाहरी तत्वों के मिश्रण के कारण वायु असंतुलित दशा में हो जाता है, जिसको वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के अंतर्गत हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, इस तरह से कुल मिलाकर के वायु प्रदूषण के लिए ये महत्वपूर्ण कारक बन रहे हैं, महत्वपूर्ण स्रोत बन रहे हैं, जिससे प्राकृतिक स्रोतों में हम देखते हैं वायु प्रदूषण का कारण बन रहा है ज्वालामुखी से उत्पन्न राख, दुर्गंध आज सभी जो है कुछ ऐसे प्राकृतिक पौधे जो वायु प्रदूषण को भी प्रभावित कर रहे हैं, वायु प्रदूषण के मुख्य कारक रहे हैं। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 जो भारतीय संसद द्वारा बनाया गया, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वायु के प्रदूषण के निवारण नियंत्रण तथा उपशमन के संबंध में पूर्वोत्तर प्रयोजन के क्रियान्वयन की दृष्टि से वायु की गुणवत्ता का परीक्षण एवं प्रदूषण का नियंत्रण सम्मिलित है।
जहां तक हम देखते हैं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य है, ध्यान दीजिए, वायु प्रदूषण का नियंत्रण, निवारण एवं वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याओं का उपशमन करना तथा वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय तथा राज्य बोर्डों की स्थापना करना। केंद्रीय तथा राज्य बोर्ड वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए जो दंडात्मक कार्यवाहियां करती हैं उनका विस्तार से व्याख्या करना। यह अधिनियम 16 मई 1981 को लागू किया गया। 16 मई 1981 को लागू किया गया। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर रहा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह 16 मई 1981 को लागू किया गया। वायु प्रदूषण से तात्पर्य किसी वायु प्रदूषक पदार्थ के वायुमंडल में विद्यमान होने से है जिससे वायु को दूषित बना दिया जाता है। वायु को वायु प्रदूषण होते हैं। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2 में वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं के लिए परिभाषा खंड दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं बोर्ड क्या है। केंद्रीय बोर्ड, बोर्ड से तात्पर्य है राज्य बोर्ड, जिसकी शक्तियां उस प्राविधान के अंतर्गत बोर्ड में निहित की गई हैं। उत्सर्जन से तात्पर्य है धुआं, नली निकास या आदि किसी निर्वहन के निर्गत होने के लिए कोई पदार्थ हो। औद्योगिक संयंत्र, अधिष्ठाता, राज्य बोर्ड आदि सभी जो है इसके संबंध में आते हैं। अब हम देखते हैं वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण के संबंध में केंद्र तथा राज्य बोर्ड का गठन। अधिनियम की धारा 3 से 15 तक, धारा 3 से 15 तक राज्य बोर्ड का गठन। राज्य बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड केंद्रीय बोर्ड का गठन। राज्य बोर्ड केंद्रीय बोर्ड का गठन के बारे में उपबंध करता है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धारा 3 में उपबंधित किया गया है। धारा 3 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धारा 3 में उपबंधित किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिनियम की धारा 3 में उपबंधित किया गया है, जिसके अनुसार जैसा कि कहा गया है धारा 3 के अंतर्गत जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 3 के अधीन गठित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस अधिनियम के अधीन शक्तिकृत एवं प्रयोग हेतु निर्वहन तथा प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम का वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम केंद्रीय बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम धारा 3 से ही संबंधित है। जैसे कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 3 में केंद्रीय बोर्ड का गठन किया गया है, उसी तरह से वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 में भी
वायु के लिए, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए केंद्रीय बोर्ड का गठन किया गया है। राज्य बोर्ड का गठन अधिनियम की धारा 4 में किया गया है। जैसा कि आप देखे हैं, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974 जो है, जो धारा 4 का उपबंध करती है, वही धारा 4 वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के संबंध में व्याख्या करती है। अर्थात जो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 है, जो राज्य बोर्ड के गठन की बात करता है, वही वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 4 में भी राज्य प्रदूषण बोर्डों के गठन के बारे में उपबंध किया गया है। अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं राज्य बोर्ड का गठन अधिनियम की धारा 5(2) में राज्य बोर्डों के गठन के लिए निम्नलिखित व्यवस्था बताई गई है। जैसे वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए राज्य बोर्ड जो होते हैं, स्टेट बोर्ड है, उसके गठन के लिए जो मेंबर्स हैं, जो गठन की जो व्यवस्था है, उसके लिए उपबंध बताया गया है वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 5(2) में 5(2) बताया गया है। राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाला एक अध्यक्ष जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषय के बारे में विशेष जानकारी एवं व्यवहार रखता हो, उस व्यक्ति को पीठासीन बनाया जाएगा। धारा 5(2) बताया गया है कि जो पर्यावरण संबंधित, पर्यावरणीय विज्ञान हो या पर्यावरणविद हो, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विशेष ज्ञान एवं योग्यता रखते हैं, उसको राज्य सरकार राज्य बोर्डों के लिए अध्यक्ष बना देती है। अब ऐसा भी कह सकते हैं, राज्य बोर्ड के अध्यक्ष का जो पद है, एक राज्य प्राप्त मंत्री के दर्जे के पद के बराबर होता है। ये निगम है, बोर्ड जो है क्या है, निगम है। निगम होने के नाते राज्य सरकार जो है उनको अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए छूट देती है। तो एक प्रकार से वो स्टेट है, सरकार है। अब उसमें है अध्यक्ष पूर्णकालिक अंशकालिक दोनों हो सकता है, जैसा राज्य सरकार उचित समझे। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, सरकारें राज्य बोर्डों के अध्यक्षों की नियुक्ति करती हैं। राज्य बोर्ड का अध्यक्ष पूर्णकालिक होता है, अंशकालिक भी होता है। तमाम निगम हैं, तमाम बोर्डें हैं, सबके बोर्डों को अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। वो लोग जो है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं वो प्रशासनिक पद है, वह जो है कि अपने क्षेत्र में वह प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में कार्य करते हैं। 5 से अनाधिकृत इतनी संख्या में पदधारी राज्य सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के नाम जो सरकार नाम प्रतिनिधित्व करेगा, मेंबर होते हैं। 5 लोग जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं वो मेंबर हो जाते हैं। जैसे सरकार के प्रतिनिधि तात्पर्य है विधायक हैं या सरकार की व्यवस्था के अधीन है, वो मेंबर्स उसके होते हैं। 3 सदस्य जो है कि अशासकीय तरीके से आते हैं, जिसमें राज्य सरकार, मत्स्य उद्योग, व्यापार आदि में अपनी योग्यता दस्ता विशेष रखते हैं, उनको बनाया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, आप ध्यान दीजिए कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 का जो उपबंध है, लगभग सेम उपबंध वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में है। जो उपबंध वहां पर राज्य बोर्ड के मेंबरों के गठन के लिए, राज्य बोर्ड के अध्यक्ष के गठन के लिए, वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण बोर्ड के गठन के लिए व्यवस्था है, वही व्यवस्था यहाँ वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण गठन के लिए व्यवस्था बनाई गई है। धारा 8 में निहरता बताई गई, डिस जो है कि क्वालिफिकेशन जो है, निर्योग्यता, डिसक्वालिफिकेशन बताया गया है। वह दिवालिया, अगर दिवालिया न हो, किसी समय किसी न्यायालय में उसको जो है कि दिवालिया घोषित न किया गया हो, विकृत चित्त व्यक्ति न हो, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित न किया गया हो, या किसी अपराध से दोष सिद्धि या दोष मुक्ति न हुआ हो। लेकिन आज हम व्यवस्था देखते हैं, वह तमाम राज्य सरकारें जो है कि ऐसे लोगों को भी नियुक्त कर देती हैं जो किसी न किसी रूप में किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त रहते हैं। लेकिन सरकारें आती हैं तो अपने ढंग से राज्य बोर्डों के अध्यक्षों का, निगम के अध्यक्षों का चुनाव करके उनको मतलब चुन देती हैं और अपना वो कार्य करते रहते हैं, मंत्री प्राप्त दर्जा पा जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह दोष सिद्धि न रहा हो, कभी अपराधी न रहा हो, तमाम तरीके से हैं। जो राज्य बोर्डों की बैठक के बारे में धारा 10 बताया गया है,
वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम की धारा 10 में राज्य बोर्ड के गठन बैठक के बारे में बताया गया है। इसमें मतलब वायु की गुणवत्ता, वायु प्रदूषण से होने वाली हानियाँ और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रिवेंटिव करने के लिए प्रयास प्रत्येक तिमाही महीने में एक बार जो है होना आवश्यक है, जिसकी जो है बैठक वो करते रहते हैं। इसके बाद बोर्ड द्वारा सदस्य सचिव की अधिकारिता एवं कर्मचारी, उसमें कर्मचारी जो होते हैं अधिनियम की धारा 14 में राज्य बोर्ड के सदस्य सचिव अधिकारी कर्मचारी से संबंधित होते हैं, ठीक ना। अब राज्य बोर्ड की कृत शक्तियां देखिए, केंद्रीय बोर्ड की कृत धारा 16 में बताया गया है, राज्य बोर्ड की कृत धारा 17 में बताया गया, लगभग एक समान है। जो व्यवस्था वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में है, वही व्यवस्था लगभग जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में है। वह एक्ट दूसरा है, यह एक्ट दूसरा है, लेकिन एक्ट का जो सेक्शन है, जो मतलब उसके जो है कि नंबर्स हैं, उसी नंबर्स पर है। जैसे वहाँ भी है, वो आपको याद करने के लिए सहूलियत होगी। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 16 में केंद्रीय बोर्ड के कृत्यों के बारे में बताया गया है, और वहाँ पर भी जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 16 में केंद्रीय जल प्रदूषण बोर्ड के कृत्य के बारे में बताया गया है। इस तरह से अध्ययन के दृष्टि से, सहूलियत की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। इससे आपको अध्ययन करने में, सहूलियत करने में मतलब बड़ा सहयोग मिलेगा। अभी वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपशमन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजना बनाना, निष्पादित करना, प्रचार प्रसार करना, किसी राज्य के क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करना, किसी बीच में विवाद हो उसको सुलझाने का प्रयास करना, समझाने का प्रयास करना। वायु प्रदूषण की समस्या था वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के उपशमन की समस्या से संबंधित कार्य करना, ये सब जो है केंद्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्य में आता है। राज्य प्रदूषण बोर्ड के निवारण में कार्य में आता है कि वायु प्रदूषण संबंधित जानकारी एकत्रित करना, उसका प्रचार प्रसार करना, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना, समय समय पर जिन क्षेत्रों में फैक्ट्रीज हैं, कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, या जिन क्षेत्रों के जैसे कि भट्ठे चिमनी है या तमाम चीज़ें हैं जो पर्यावरण को पॉल्यूट कर रहे हैं, पर्यावरण को, हमारे वायु को दूषित कर रहे हैं, उस संबंध में राज्य सरकार को समय समय पर निर्देश दें, समय समय पर जो है कि सलाह देना कि ऐसा व्यवस्था हो, इस तरह से हो। इनका किसका काम है? राज्य बोर्ड का कार्य। राज्य बोर्ड काम है राज्य सरकार को सलाह देना। और औद्योगिक संयंत्र के संबंध में, मोटर गाड़ी के संबंध में, वायुमंडल से निकलने वाले तमाम तरीके से जो है कि उसके प्रभाव के बारे में राज्य सरकार को सलाह देने का है। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 19 में वायु का नियंत्रण, निवारण एवं नियंत्रण के संबंध में व्यवस्था बताई गई है। धारा 19 में बताया गया है वायु प्रदूषण निवारण क्षेत्र घोषित करने की शक्ति है राज्य सरकार। राज्य बोर्ड के परामर्श से राज्य सरकार क्या करती है? राज्य सरकार राज्य बोर्ड के परामर्श से किसी क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्र को, जो क्षेत्र जो है राज्य बोर्ड परामर्श देती है, उसको जो है कि मतलब हम कह सकते हैं कि उसको वायु मतलब प्रदूषण क्षेत्र घोषित करने की शक्ति होती है। उस क्षेत्र को वायु प्रदूषण क्षेत्र घोषित कर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जहाँ का, जैसे कि प्रदेश में देख लीजिए, कानपुर है, कानपुर में फैक्ट्रीज हैं, आगरा की आगरा में आगरा है, इसके बाद मथुरा की जो है कि वो तेल रिफाइनिंग फैक्ट्री है, जिससे आगरा के आसपास जो है कि मतलब जितनी अधिक फैक्ट्रियां हैं तेल शोधन की, तो उससे जो है कि मतलब जो उसके सल्फर डाइऑक्साइड जो निकल रहे हैं वह जो है कि वायुमंडल में जा रहे हैं। वायुमंडल में जाने से मतलब नमी, वायुमंडल नमी खोलने से जो वर्षा हो रही है वो एसिड रेन कहते हैं, वो एसिड रेन हो जा रहा है। एसिड रेन से एमसी मेहता बना भारत संघ AIR 1997 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एमसी मेहता वाले मामले में आगरा
कि जो ताजमहल है, ताजमहल क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्रों में जहाँ ताजमहल है, ताजमहल से मतलब क्षेत्र से सटे हुए 292 फैक्ट्रियों को बंद कराने का आदेश दे दिया। उसको इस केस में कहा गया कि ये फैक्ट्रियाँ जो है, जो इससे मतलब मोनोडाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसें निकल रही धुएं के माध्यम से ये वायुमंडल में जा रही हैं, ये वायुमंडल में नमी के नाते वायुमंडल नमी से एसिड वर्षा हो जा रही है। एसिड वर्षा से आगरा का ताजमहल जो है, जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध और सुंदर धरोहर है, एक आश्चर्य है, भारत के लिए एक आश्चर्यजनक है, वह जो है कि शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनवाया है। एक प्रकार से वह हमारी संस्कृत और कला का केंद्र है, हमारी संस्कृत कला का एक जो है कि मिश्रण है, उसको प्रभावित कर दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट समक्ष ये मामला आया और इस पर जो है न्यायालय ने 292 उद्योग धंधों को तत्काल बंद करने का आदेश दे दिया, जो कि पर्यावरण को पॉल्यूट कर रहे थे, वायु प्रदूषण के माध्यम से आगरा की जो है कि सुंदरता को, आगरा के ताजमहल की सुंदरता खत्म कर रहे थे। इस तरह से ये राज बोर्ड की शक्तियां हैं। इस पर राज बोर्ड अपने जो है कि औद्योगिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत अपना परामर्श कार्य करता है। मोटर गाड़ियों के संबंध में इसी तरह से है, उद्योग संयंत्रों को प्रबंधन के लिए शक्ति, उद्योग संयंत्र अगर है उसको हटाने की शक्ति रखता है राज्य बोर्ड। राज्य बोर्ड न्यायालय की आवेदन कर सकता है। प्रवेश निरीक्षण करने की शक्ति धारा 24 बताया गया है। धारा 24 के अंतर्गत राज्य बोर्ड किसी भी क्षेत्र में मतलब प्रवेश करने, निरीक्षण करने या उस क्षेत्र की जो है कि सैंपलिंग करने के लिए वह जो है कि सक्षम होता है। राज्य बोर्ड राज्य प्रदूषण और वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों के में से किसी औद्योगिक संयंत्र के किसी संयंत्र के उपकरण के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके जांच करना, परखना आज सभी धारा 24(2) के अंतर्गत कर सकता है। सूचना प्राप्त करने की शक्ति है। राज्य बोर्ड को किसी क्षेत्रों के संबंध में कोई सूचना है उसको देने की, प्राप्त करने की शक्ति है। वायु के उत्सर्जन का नमूना लेने के लिए तथा उसको शुद्धिकरण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजने की शक्ति है। नमूना विश्लेषण का रिपोर्ट देने की शक्ति है। कोई नमूना है उसका वायु का कोई नमूना अगर लिया गया है, नमूनों को विश्लेषण करके उसको रिपोर्ट देने की शक्ति राज्य बोर्ड को है। राज्य बोर्ड एक इनहेरेंट पावर रखता है विश्लेषक के मामले में, रिपोर्ट के मामले में। निधि, लेखा एवं परीक्षा का शक्ति राज्य बोर्ड को है। केंद्र सरकार द्वारा अभिदाय धारा 32 के अंतर्गत है वो बंद किया गया है। राज्य बोर्ड धारा 33 के अंतर्गत है जो निधि बोर्ड शक्तियों को बजट करता है। साल भर के आय व्यय का आकलन को बजट कहते हैं। धारा 34 के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड हर एक वित्तीय वर्ष में, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट पेश करते हैं, बजट बताते हैं कि हमको अगले साल में क्या क्या करना है। ये सब की शक्तियाँ इनको है। लेखा निरीक्षक की शक्तियाँ हैं। और इसके बाद दंड देने की शक्ति है। किसी क्षेत्रों में किसी प्रयोजन के लिए दंड देने की, जैसे कि चिमनी लग गया, भट्ठा लग गया बिना परमिशन के, तो उसको दंड देने की शक्ति है। सरकारी विभाग द्वारा अपराधों का संज्ञान लेने के लिए धारा 53 में बताया गया है। इस तरह से हम देखते हैं राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण नियम 1981 की धारा 54 में कानून बनाने की शक्ति है। 19 धारा 54 में धारा 54 में नियम बनाने की शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति है। किसी क्षेत्र के लिए, विशेष क्षेत्र के लिए, स्थानीय क्षेत्र के लिए जो भी है उसको कानून बनाने की शक्ति है। प्रयोगशाला के तमाम जो उससे संबंधित है सारी चीजें उसमें आती हैं। जैसे MC मेहता भारत संघ के केस में हमने बताया, वहाँ भी है। और संतोष कुमार गुप्ता सचिव वाले केस, ग्वालियर केस है, उसमें भी है। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण नियमावली का गठन है, शक्तिपीठियाँ हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम वायु के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1981 में 16 मई 1981 को लागू किया गया, जो पूरे भारत पर लागू है। जो वायु के गुणवत्ता को सुधारने के लिए, वायु से होने वाली कमियों के लिए वायु प्रदूषण बोर्डों का गठन करने की बात करती है, जिसमें अधिनियम की धारा 3, अधिनियम की धारा 4, अधिनियम की धारा 16, अधिनियम धारा 17 में वो बंधित किया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981
पर्यावरण के संबंध में, वायु प्रदूषण के रोकथाम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। धन्यवाद आपको।